ओके। तो एट दी एंड जो उनसे हमारे पास बैक एंड पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। बैक एंड पे हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। मैं अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में डार्ट को एज अ बैक एंड लैंग्वेज नहीं चलाते हुए देखा। ये बहुत रेयर केस है। अगर आप खुद अपने इंटरेस्ट से सीखना चाहो आप सर्वर पॉड सीख सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि सर्वर पॉड है, मगर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी पहले आपको एपीआई का इस्तेमाल आना चाहिए। एक दफ़ा आपको एपीआई का इस्तेमाल आ जाए, एपीआई चलाते कैसे हैं, ऐप साइड पर रह के आपको मतलब वेटर को बुलाना तो आना चाहिए ना। एक दफ़ा वेटर को बुलाना आ जाए, वेटर जब चलना शुरू हो जाए आपके इशारों पे, फिर आप आगे वाले शेफ़ के ऊपर काम करो कि अब शेफ़ कैसे बन, फिर एट दी एंड आप पूरा एक रेस्टोरेंट खड़ा कर लो। तो सेम इस तरह से ही होता है। इसके अलावा जो उनसी है मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं बैक एंड के ऊपर, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, मुझे जैसे कीड़ा था तो मैं बैक एंड में गया। मैंने जो उनसे तकरीबन 3 साल 2 साल जो बैक एंड में काम किया, मैंने किया ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर। इसके अंदर भी कॉटलिन बैकएंड पे मैंने नहीं देखी, वो तो डार्ट से भी कम मैंने नहीं देखी। जावा है, जावा देखी है मैंने। नोड जेएस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम देखा। नोड जेएस पे मैं काम करता हूँ, नेस्ट पे काम करता हूँ बैकएंड साइड पे। तो एट दी एंड अगर कोई बंदा चाहे तो वो नोड जेएस से स्टार्ट कर सकता है, वो अच्छी लैंग्वेज है। अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन फ्यूचर बता। आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे ना, वहाँ पर आप सुनोगे लेट से आप वहाँ जाते हो, आप वहाँ काम करना शुरू करते हो तो वो पूछता है हम ना एक ऐप बना रहे हैं, लेट से XYZ ऐप बना रहे हैं और ना हम उसमें API यूज़ कर रहे हैं। आपने जब सुन लिया, आपने कहा ठीक है API बना रहे हैं, फिर आपने उससे सेकंड सवाल ये पूछना है ठीक है API की कलेक्शन दो, मतलब API को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास एक कलेक्शन होती है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे मिलेगी। दूसरा सवाल आप उससे अपने भी आप पूछ सकते हो, आप बैक एंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वो आपको बताएगा नहीं हम PHP में लिख करें। PHP के अंदर भी और ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, लारावेल फ्रेमवर्क है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लारावेल। ठीक है, तो मैंने जितना देखा था कि मैंने 80% 70% पुराने सॉफ्टवेयर हाउसेज में लारावेल ही चल लारावेल। ठीक है, वो PHP का फ्रेमवर्क है। इसी तरह से पाइथन का फ्रेमवर्क है, फ्लास्क, जेंगो और फास्ट API, ये 3 फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें जेंगो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर कोई बंदा पाइथन यूज़ करके बैकएंड बना रहा है तो जेंगो पे होगा मोस्टली। मैं इसके फ्लास्क पे ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा जो उनसी है ये और मल्टीपल है, जैसे पर्ल है मैंने नहीं कभी सुनी। इसके अलावा ये लैंग्वेज, ये रस्ट जो उनसी है टाइम के साथ फेमस हो रही है। टाइपस्क्रिप्ट का काफ़ी इस्तेमाल है। ASP.NET पे बहुत ज़्यादा बैकएंड बन रही है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं ना, जो जैसे वो वासा, ये जो भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी ASP.NET पे लिखी हुई। ठीक है, तो मतलब ASP.NET हमारी गवर्नमेंट एज अ बैकएंड यूज़ कर रही है। तो एट दिन हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है, सिक्योरिटी हर किसी की अपनी हो सकती है। तो हमने अब अपने मुताबिक सोचना होता है कि हमने अब क्या चूज़ करना। ईजी सारी ही है, मैं देखा जाए तो कुछ नहीं है। अगर स्टार्टिंग किया जाए तो जावास्क्रिप्ट अच्छी ऑप्शन है। सर्वर पॉड्स पे मैंने 1-2 दफ़ा काम किया था, बट मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आया था एट दी जो नोट जेएस में जो मज़ा था। मगर आप अपने भी आप डार्ट अगर आपको आती हुई तो आप आराम से सीख सकते हो, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, आई। हाँ जी फैज़ान भाई आइए, पूछो सवाल। मेरी भी तो बारी आनी चाहिए ना, तो आप ही कि मैं ही कब तक बोलता रहूँ। रेडी, कोई क्वेश्चन एनी? तो ये भाई आज आप पे मेरी नज़र है। ठीक है, ओके भाई, तुझे तेरी नज़र देखो तो होगा ना। अच्छा, ये जो डेटाबेस है, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? मैंने तो बताया ही नहीं। अच्छा, MySQL क्या होता है? खुल गई। अच्छा, डेटाबेस पे कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है? कितनी टाइप की लैंग्वेज होती है? बस सर्वर पे कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? एक बताओ। जेएस क्या होती है? जावास्क्रिप्ट कोई नहीं है, नोड जेएस है। ओके, अब ये बेसिकली इतनी डिटेल आपको एपीआई के बारे में मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए। एट दी एंड आपको पता होना चाहिए पूरा प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। वरना सच में मैंने देखे एपीआई की जितनी भी वीडियोस वगैरह, वो ये होती है वेटर होता है, वो सर्वर पे जाता है, सर्वर से बैकएंड पे जाता है, बैकएंड से
वो ये करता है। तो एट द एंड हमें पता होना चाहिए बैकएंड पे क्या क्या होता है और सर्वर पे क्या क्या होता है, यूज़र साइड पे क्या क्या होता है और डेटाबेस में क्या क्या होता है। और डेटाबेस की भी मल्टीपल डेटाबेस जो डेटाबेस है ना इसकी भी मल्टीपल लैंग्वेजेस है, ठीक है। डेटाबेस की भी ना मल्टीपल लैंग्वेजेस है। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ बैकएंड डेवलपर चूज़ करेगा, हम नहीं करेंगे, ये हमारा काम है भी नहीं, हमें पता भी नहीं होगा। हम अपने इंटरेस्ट में पूछ सकते हैं भाई बताओ कि डेटाबेस में क्या कौन सी बैकएंड यूज़ कर रहे हो, तो हमारा ही अपना इंटरेस्ट होगा। ओ मेरी जान अभी रुक जा, तुझे मैं भी दिखाता हूँ। ओके, एक्चुअली हमारे पास दो तरह की बैकएंड होती है मेजर, दो तरह की डेटाबेस होती है। ये बेसिकली कंसेप्ट बैकएंड वालों को पता होना चाहिए, मगर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अब हमने फायरबेस जब देखनी है तो तभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा डेटाबेस कितनी तरह की होती है, तो डेटाबेस दो तरह की होती है सिंपल। एक होती है एसक्यूएल डेटाबेस, एक होती है नो एसक्यूएल डेटाबेस। इसको बहुत आसान से तरीके से समझा जा सकता है। जब हम शेयर प्रेफरेंसेस चूज़ कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था हमारे पास एक और उसमें होती है एसक्यूएल। एसक्यूएल में सारा डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, रो कॉलम के अंदर स्टोर होता है। तो एट दी एंड अगर आपका डेटा जो सा है वो रो कॉलम वाइज है, टेबल वाइज है, तो वो डेटाबेस जिसमें रो कॉलम होते हैं वो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है। और नो एसक्यूएल वो लैंग्वेज होती है जिसमें आपका डेटा जेसन फॉर्मेट में होता है, मतलब की वैल्यू पेयर में होता है। जो हम प्रेफरेंसेस के अंदर की रखते हैं उसके अगेंस्ट वैल्यू रखते हैं, एक मैप बनाते हैं, लिस्ट ऑफ मैप बनाते हैं, वो डेटा टाइप होती है नो एसक्यूएल। तो जो शेयर प्रेफरेंसेस है वो एक नो एसक्यूएल टाइप है। और जो उनसे हमारे पास वो डेटा जिसके अंदर हमारा रो कॉलम यूज़ हो रहे हैं, सिलेक्ट की क्यूरीज होती हैं अगर डेटाबेस ने पढ़ी है, डेटाबेस में वो जॉइंट्स होते हैं, वो रिलेशंस होते हैं, फॉरेन कीज़ होती हैं, वो सारे कंसेप्ट एसक्यूएल में होते हैं। तो एट द एंड डेटाबेस की दो टाइप्स होती हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। हमने जो उनसी शेयर प्रेफरेंसेस में पढ़ी है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करना, जितना भी हम एपीआई में डेटा देखेंगे वो सारा का सारा नो एसक्यूएल होगा। तो अगर आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो बैकएंड डेवलपर के पास दो ऑप्शन होती हैं, या वो एसक्यूएल में जाए या वो नो एसक्यूएल में जाए। फिर एसक्यूएल की भी आगे मल्टीपल तरीके होते हैं, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है जिसके अंदर यूज़ हो सकती है। और इसके बाद नो एसक्यूएल के अंदर जाए तो हमारे पास फायरबेस है, मोंगोडीबी है और भी बड़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए डेटाबेस कितनी तरह की होती है। डेटाबेस दो तरह की होती है, एसक्यूएल होती है, नो एसक्यूएल होती है। नो एसक्यूएल वो होती है जो हम यूज़ करें की वैल्यू पेयर जो होता है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे पास एक लिस्ट होती है, एक अरे होती है, उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो हमने जैसे अभी फ्रिवेट का जितना भी काम किया है वो जितना भी काम है वो एक टाइप ऑफ नो एसक्यूएल वर्क है, ठीक है। और अगर यही काम हम सारा का सारा एक सही तरीके से करते, एक एसक्यूएल तरीके से करते, तो बहुत ही हमारा खपने वाला काम था। तकरीबन 99% बैकएंड या 95% जितनी भी बैकएंड है ना वो एसक्यूएल में यूज़ हो रही है, क्योंकि एसक्यूएल ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है। मैं खुद प्रेफर हमेशा एसक्यूएल करता हूँ, नो एसक्यूएल नहीं करता। तो एट दी एंड हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास जो डेटाबेस है वो दो तरह की होती है, एसक्यूएल होती है, एक नो एसक्यूएल होती है। एसक्यूएल के बारे में आप पढ़ सकते हो, कोई ट्यूटोरियल देख सकते हो आप, उसके अलावा नो एसक्यूएल के बारे में पढ़ सकते हो, कुछ ट्यूटोरियल देख सकते हो। तो एट दी एंड आपको बस पता होना चाहिए कि जो उनका डेटा है हमारे पास दो तरह का होता है, ओके। ओके तो अब हमने इसका कंक्लूजन क्या किया है, इसका कंक्लूजन ये है, हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं थोड़ी अच्छी, और इससे मैं और कोई अच्छी खोल, तो ये वाली एक अच्छी लग रही है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक पेस्ट। अब इसमें हमने दोबारा से एक दफ़ा कंक्लूड करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो सा हमारी एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट होती है, फिर वो एपीआई में जाती है। एपीआई क्या करता है, टू वे कम्युनिकेशन करता है, सर्वर से हम डेटा ला के हमें देता है, हमसे डेटा लेके सर्वर को देता है, ये जाता है सर्वर के पास। सर्वर पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल होती है, चाहे वो नोड.जेएस हो, चाहे वो जेंगो हो, चाहे वो फ्लास्क हो, कुछ भी हो, वो बैकएंड डेवलपर का काम है। सर्वर को मैनेज करना भी बैकएंड डेवलपर का काम है,
ठीक है। उसके बाद वो सर्वर किसी न किसी डेटाबेस से कनेक्ट होता है। डेटाबेस जो सी होती है वो इंटेलिजेंट नहीं होती, उसका काम सिर्फ डेटा को स्टोर करना होता है। डेटाबेस जो सी है वो 4 काम कर सकती है, वो मैं आगे बताता हूँ। और डेटाबेस की 2 लैंग्वेज, दो टाइप की डेटाबेस होती है, या तो एसक्यूएल होगी या नो एसक्यूएल होगी। वो काम बैकएंड डेवलपर का है। ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो ये 2 ब्लॉक्स है, ये हमारे ब्लॉक्स नहीं हैं। ये ब्लॉक्स जो से बैकएंड साइड के होंगे। आप जब कल को एज अ फुल स्टैक डेवलपर में जाओगे, अभी आप बेसिकली डेवलपमेंट फेज़ में हो, टाइम ऐसे से बढ़ता रहेगा। आप 3-4 साल का जब एक्सपीरियंस ले लोगे तो उसके बाद आप सोचोगे मैं फुल स्टैक डेवलपर बनूँ। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है आप बैकएंड पे भी लिखोगे, सर्वर भी कनेक्ट करोगे। तो उसके लिए आप जब फुल स्टैक के ऊपर जाओगे तब आपको ज़रूरत होगी कि आप क्या करोगे, इन चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। बट इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। वो इसलिए कि बंदे को चेक करें कि इसको हाउ नो भी है, सर्वर काम कैसे करता है। मतलब हाउ नो भी है कि सर्वर पे क्या हो रहा होता है, सर्वर पे कौन सी लैंग्वेज होती है, डेटाबेस कितनी तरह की होती हैं, डेटाबेस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सर्वर और डेटाबेस काम कैसे कर रही हैं, सर्वर से हम डेटा क्यों नहीं डायरेक्ट ले सकते, डेटाबेस डायरेक्ट क्यों नहीं काम कर सकती। तो इन एट दी एंड हमारा काम इस लेवल पे काम है। हम आज तक सिर्फ इस स्टेज पे थे, अब हम इसको यूज़ करके इससे कनेक्ट करें। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना ये जो हमें लास्ट में। हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पस है। ओके, हाँ जी शेब भाई पूछो सवाल। ओके, मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन है, ये आप एप्लीकेशन पे हो और आपका सारे यूज़र का डेटाबेस में पड़ा है, तो आप डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे? ये सर्वर को क्यों लाना पड़ रहा? आप एक एपीआई बनाओ, वो एपीआई डायरेक्ट डेटाबेस में जाए और डेटाबेस से डेटा ले। ये एक और लेयर क्यों है? ये सर्वर है, ये क्यों बीच में? आपका सारा डेटा तो डेटाबेस में पड़ा है ना, तो ये सर्वर का काम क्या है? तो डेटाबेस दे देगा? नहीं, डेटाबेस भी तो दे देगा। रीड भी करता है, अपडेट भी करता है, गेट भी करता है, रीड भी करता है, करेक्ट करता है। तो हमें जो यही तो चाहिए, डेटा चाहिए यूज़र का रीड करना। तो मैं डायरेक्ट एक एपीआई बना के डेटाबेस से कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा? हाँ, सर्वर इसका काम क्या है? ये सर्वर का काम क्या है बीच में? ये ऐसा क्या काम कर रहा है जो डेटाबेस पे? हाँ जी फैजान भाई, इसके लिए एक और लेयर से स्लो हो रही है ना। डेटाबेस से अगर डायरेक्ट होगा तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, और हम सर्वर ऐड करेंगे तो एक और लेयर आ जाएगी। ये ऐसे ही जैसे हमने एक डेस्टिनेशन पे जाना है और हमारे जितने ज़्यादा स्टॉप्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी 2 स्टॉप्स एक्स्ट्रा बने हुए हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। डेटाबेस कर लेती है, डेटा स्टोर्स। आई थिंक कर लेगी डेटाबेस। फिर और कोई अच्छी रीज़न दो ना। डेटा स्टोर हो रहा है, रीड हो रहा है, हो जाएगा। हाँ तो डेटाबेस पे चले जाए, डेटा में से डेटा ही निकालना है। हर कंपनी का अपना सर्वर होता है, हर कंपनी का अपना सर्वर होता है, एक जगह पे तो होगा ही नहीं। तो अगर हर कंपनी का अपना डेटा अपना सर्वर है, हर कंपनी का अपनी डेटाबेस भी है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक वाले गूगल वालों से मिले हुए, उन्होंने अपना डेटा अलग से बचा के रखा हुआ है, उन्होंने गूगल वालों से बचा के रखा हुआ है। डेटा बेस 4 काम कर सकता है, डेटा को ऐड कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है, डेटा को अपडेट कर सकता है, डेटा रीड कर सकता है। तो इसका सिंपल आंसर ये है, ये पूरी जो साइकिल है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़र भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, पे भी नहीं है, डेटाबेस है। अब मान लो मैं कोई ऐसा इंजेक्शन बनाता हूँ, कोई इंजेक्ट करता हूँ वायरस जो मेरे बिहाफ पे इसका डेटा निकालना शुरू कर दे। डेटाबेस पे अगर मल्टी रिक्वेस्ट आएगी तो हाईली चांस है डेटाबेस डाउन हो और कोई इंजेक्शन के हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि डेटाबेस इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना हम सोचें। डेटाबेस सिर्फ उससे जो बताओगे वो करेगी।
मतलब आपने डेटाबेस को कहा कि यार मुझे ना एक अरहम यूज़र की फेसबुक डेटा ला दो। अब फेसबुक पे जब हम लॉगिन करते हैं हमारे सारे फ्रेंड्स भी आते हैं, हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आते हैं, हमने जितनी पोस्ट की हैं वो भी आ जाती हैं, फिर हमारे पोस्ट के जो कमेंट्स होते हैं वो भी आते हैं, कमेंट्स में जिन्होंने रिप्लाई किया वो भी आते हैं, लाइक्स होते हैं, इतना कुछ आता है। अब मान लो मैंने रिक्वेस्ट की, लॉगिन की और मुझे डेटाबेस से सारा डेटा दे दिया, वो इंटेलिजेंट तो नहीं, तो उससे कहोगे डेटा दो, दे दी। तो हमने इस सर्वर के ऊपर लॉजिक लगानी होती है, लिमिटेड डेटा हमने देना। मतलब एक बंदे ने लॉगिन साइन अप किया है, उसको सिर्फ हमने वो चीज़ देनी है जो चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं हम सारों का डेटा साथ भेज दें, सारे फ्रेंड्स का डेटा। तो हम सर्वर के ऊपर सारी लॉजिक लगा सकते हैं डेटाबेस को कंट्रोल करने का। तो सर्वर के बगैर डेटाबेस इंटेलिजेंट नहीं है। समझो वो मासूम सी एक चीज़ है, आप उसको कहो डेटा दो, लो ये करो, रखो, ये करो, सिंपल, ठीक है। तो ये उसमें भी मासूम है। तो एट दी एंड जो सर्वर है वो तुम हो फिर जो उसे कंट्रोल कर रहे हो। तो सर्वर जो उनसे एट दी एंड एक मशीन हो, एक सर्वर है जो आपके डेटाबेस को कंट्रोल करती है। अगर ये ना हो, ये मल्टी रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सकती है, ये सर्वर को स्केलेबल कर सकती है। सर्वर के इतने फ़ायदे हैं, डेटाबेस डायरेक्ट नहीं चल सकता। इसकी सबसे सिंपल जो आंसर है वो सिक्योरिटी पर्पस भी है। आपके एक एक्स्ट्रा लेयर से आपका डेटा प्राइवेसी रहता है। आप हैकर जब भी आएगा वो डायरेक्ट सर्वर पे आएगा। सर्वर पे हमने लेयर्स लगाई होंगी, वो लेयर से या तो बाईपास हो जाएगा, वो कभी भी सर्वर मर जाएगा, आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। फिर भी वो हैकर्स कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आई बिलीव हैकर्स कैन डू एनीथिंग। हैकर्स चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जो हाई लेवल हैकर्स होते हैं वो डेटाबेस तक फिर भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये इमेजिनरी में रखा गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है। आप एक छोटी सी ऐप बना रहे हो, आप इन्हें बैकएंड लिखी है, मैं अभी जाके बाईपास कर देता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब हमने अपनी पॉसिबिलिटी ये रखनी होती है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो सा है कनेक्शन उससे ना हो, ठीक है, ओके। अभी जब से हम जितने भी महीने से सीख रहे हैं, हम इस स्टेज पे खड़े थे एप्लीकेशन पे। अब हमने इस लेयर को पढ़ना है, एपीआई लेयर। एपीआई लेयर खुद में एक छोटी सी चीज़ है, कुछ स्टेप्स हैं जिन उनको आपने ख्याल रखना है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो लेट्स से हम शुरू करते हैं। हम एपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं सच में जिस भी बंदे का इंटरव्यू लेता हूँ ये सवाल एपीआई में ज़रूर पूछता हूँ उससे, और दूसरा बंदा भी ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो एपीआई जो उनसी होती है ना, इसकी टाइप्स नहीं अभी हमने देखनी है, एपीआई के मेथड्स कौन से हैं। वो आए थे, वो आओ, रुक जाओ भाई, वो आ जाते। ओके, एपीआई के ना कुछ मेथड्स होते हैं। मतलब एपीआई कितनी बड़ी चीज़ है, उसको इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला, अगर आपने एपीआई के आपसे पूछेगा मुझे कोई 3 मेथड बताओ एपीआई के, कोई 4 मेथड बताओ, कोई 5 बताओ, कोई 4 से ऊपर नहीं जाएगा या 5 से ऊपर नहीं जाएगा कभी। तो सबसे पहला जो सा एपीआई का मेथड है वो होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड का सिंपल डेफिनेशन है, मान लो मैंने किसी बंदे को वो लेटर लिख के भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको पोस्ट करूँगा। पोस्ट का मतलब होता है अगर आपने अपना डेटा सर्वर को भेजना है एपीआई के अंदर रख के, तो आप पोस्ट मेथड यूज़ करो। अगर आपने अपना डेटा सर्वर को भेजना है तो आप पोस्ट मेथड यूज़ करो। एग्जांपल, हम जब लॉगिन साइन अप करते हैं तो हम सारी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फील्ड में फिल करते हैं, और उसके वजह से साइन अप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, हमारा डेटा एपीआई में रख के सर्वर को जाता है। तो उस टाइम हम एपीआई का पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी हमने अपना ऐप का डेटा सर्वर को भेजना है, मतलब हमने रिक्वेस्ट करनी है डेटा रख के, तो हमने पोस्ट मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ और पढ़ लेते हैं। पोस्ट मेथड इज़ ओनली दिस इज़ प्राइमरी कलेक्शन। इसके अंदर आप क्या करते हो, अपना डेटा वेटा रखते हो। पोस्ट मेथड के कुछ फ़ायदे होते हैं, जब हम डेटा रख के भेजते हैं ना, तो वो डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजता है सर्वर को। मतलब ये, हम अगर खड़े हों इस स्टेज पे, यार वो बड़ी अच्छी तस्वीर थी, वो किधर गई? वे ये मैं ना कोई अच्छी सी खोलता हूँ, ये वाली सही, चलो कॉपी लिंक की, बहुत आगे जाएगा। ये नहीं अच्छी लगी मुझे। ओके, ठीक है, ये सही है। लेट्स से हमने अगर हमने ये कंप्यूटर पे बैठे और आपने कहीं पे जीमेल लॉगिन करनी है, गूगल लॉगिन करनी, तो गूगल लॉगिन के लिए आपने अपना ईमेल पासवर्ड डाला। जैसे ही आपने साइन अप किया, आपकी रिक्वेस्ट गई एपीआई
API ने सर्वर की रिक्वेस्ट की। अब ये जो एरो है इसमें आपका एक्चुअली डेटा जा रहा है, जो आपने लिखा हुआ है वो डेटा हमने आगे भेजना है। यूज़र जो ईमेल लिखता है, जो पासवर्ड लिखता है, वो आगे जाती है। तो वो ईमेल और पासवर्ड जो यूज़र लिखेगा वो हमने अगर हम API को भेज रहे हैं तो हमने पोस्ट मेथड में रख के भेजना। पोस्ट नाम से ही पता चल रहा है, जब आपने डेटा को भेजना तो आपने पोस्ट मेथड यूज़ करना। सिंपल। जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करोगे वो आपका डेटा इनक्रिप्ट करके हाइड करके आगे भेजेगा। ऐसा नहीं होगा खुल्लम खुल्ला सबको पता चल रहा होगा कि इसका डेटा जा रहा है, इसने ये ईमेल लिखी है, पासवर्ड लिखा है, तो आपका डेटा जो सब इनक्रिप्ट होके आगे जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और मेथड होता है पुट मेथड। पुट, वो पुट नहीं, वो जो पुट दो, अरे वो पंजाबी में कहते हैं, वो पुट नहीं है। ये पुट का मतलब होता है कि आपने अगर कोई डेटा भेजा है और आपने उसको अपडेट करना है। मतलब लेट्स से आपने वो देखी होगी कि फ़ोन नंबर अपडेट की ऑप्शन होती है, कोई भी चीज़ की अपडेट की ऑप्शन होती है, तो हम बेसिकली पुट का मेथड यूज़ करते हैं समटाइम जब हमने अपडेट करना हो ज़्यादा पुट। इसके अलावा पुट और पैच जो उनसे हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। पुट और पैच का काम होता है जब आपने डेटा को क्रिएट करना हो या अपडेट करना, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप कह सकते हो ये दोनों का काम जो है डेटा को अपडेट करना है। सिंपल है, सही है। पुट और पैच जो है दोनों अपडेट है। सिर्फ इनमें मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि आपका कुछ ब्राउज़र जो उनसे पुट को सपोर्ट नहीं करते, तो मतलब ये ज़रा लेटेस्ट, ये पुराना मेथड है पैच, पुट ज़रा लेटेस्ट मेथड है। तो पुट और पैच जो उनसे हैं दो मेथड है अपडेट के। उसके बाद ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे, गेट मेथड। हमने जब कभी कोई डेटा गेट करना होगा, मतलब गेट नाम से पता चल रहा है हमने किसी सर्वर से डेटा ला के बस शो करवाना है, तो हम गेट मेथड यूज़ करेंगे। गेट मेथड सबसे आसान मेथड है, सबसे आसान। उसमें क्या होता है, आप डेटा पकड़ते हो और उसको अपने लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू में शो करा देते हैं। अभी जैसे हम फेवरेट्स के अंदर क्या करते हैं, अपनी data.dart की फ़ाइल बनाते हैं, उसमें डेटा रखते हैं, तो वो डेटा वहाँ से लोड करते हैं और उसको शो करा रहे होते हैं। अब एक्चुअली हम जब API यूज़ करेंगे, हम वो डेटा सर्वर से लेंगे और उसको शो कराएंगे। मतलब वो डेटा हमें ये नहीं करना हम कहीं फ़ाइल बना के रखेंगे, हम एक URL से गेट करेंगे। तो एट दी एंड गेट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूज़फुल मेथड है, जिसमें आप सिर्फ डेटा गेट करते हो, शो कराते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे जब व्हाट्सएप की चैट्स खोलते हो, सारी चैट्स आ जाती है, फिर किसी एक बंदे की चैट पे क्लिक करते हो, सारे मैसेजेस आ जाते हैं। वो सारे मैसेजेस, वो सारी चैट्स आप गेट कर रहे हो, तो वो एक्चुअली गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है। और आखिरी पे डिलीट रिक्वेस्ट है। अगर आप किसी की चैट वगैरह को डिलीट करते हो, कोई पोस्ट वगैरह डिलीट करते हो, तो आप उस टाइम जो API यूज़ करोगे वो डिलीट मेथड होगा। तो हमारे पास 5 मेथड मैंने बता दी, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ठीक है। तो जो उनसे गेट होता है उसमें आप क्या करते हो, डेटा गेट करते हो। पुट होता है जिसमें आप डेटा अपडेट करते हो। पैच होता है जिसमें आप डेटा अपडेट करते हो। और पोस्ट होता है जिसके अंदर आप डेटा सेंड करते हो। और जो उनसा डिलीट होता है जिसमें आप डेटा डिलीट करते हो। सही। तो ये 5 मेथड जो उनसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा वगैरह को अपडेट कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, क्या कौन से मेथड? हाँ, ओके, ठीक है। तो ये कितने मेथड्स होते हैं? सिर्फ 5 ही होते हैं? वाह, ये मेथड्स जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा हैं, 20+ मेथड्स हैं, 20+ मेथड्स हैं। बट ये जो 5 है ये समझो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। 5 भी नहीं, 4। पुट और पैच में से एक यूज़ होता है, या तो पुट या पैच। मोस्टली लोग पैच यूज़ करते हैं। तो एट दी एंड 4 मेथड जो उनसे वो कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, पुट, पैच, अपडेट, डिलीट। क्या करते हैं? पुट जो उनसे वो पुराना ज़रा मेथड, नया मेथड है, वो सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। सर्वर तो करते हैं, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। अब आज के दौर में सारे सपोर्ट कर रहे हैं, बट उन्होंने बना दिया, मैं पूछे तो नहीं हटेंगे। ओके ओके। तो पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में API के बारे में, पहला हो गया API क्या होती है, दूसरा हो गया API के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। API के 5 या 4 मेथड आपने उसको बता देने, ठीक है। और सिंपल यहाँ तक कोई इशू? हाँ, एनीथिंग। हाँ, दूसरी चीज़ अब आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ जो आपने डाउनलोड करनी है अपनी मशीन के अंदर, वो है पोस्टमैन। आपने जाना है इसके ऊपर, पोस्टमैन को डाउनलोड करना है, पोस्टमैन। ठीक है। पोस्टमैन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, APIs को टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टमैन क्या एक सॉफ्टवेयर है जो API के डेवलपर यूज़ करते हैं बिल्ड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो हम बेसिकली एक एज अ मोबाइल डेवलपर
जब भी कोई हमें बैकएंड डेवलपर कहेगा भाई ये वाली एपीआई चेक कर लो, तो हमने डायरेक्ट उसको कोड में लगा के चेक नहीं करना, हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट करना है, उसका नाम पोस्टमैन। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये पोस्टमैन एक फ्री सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, फ्री है, ओपन सोर्स है, हर कुछ। नहीं ये बहुत कर लिए, वो एक वर्जन अपडेट हुआ होगा। तो ये बेसिकली जो उनका पोस्टमैन एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तकरीबन 99% जो भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप जाओगे वो बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कुछ होते हैं जो हट के यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि वो आजकल वो बड़ा फेमस हुआ है, नाम भूल गया मुझे। तो एट दी एंड आपने क्या करना है, पोस्टमैन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्या है, कुछ भी नहीं है, आपने postman.com ओपन करना है, ये डाउनलोड पोस्टमैन ओपन करो, यहाँ से अपनी मशीन के ऊपर वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होगा, यहाँ पे ये जैसे मुझे कह रहा है डाउनलोड करो। जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आपने इसको ओपन करना है। मैं इसे ओपन करता हूँ, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पोस्टमैन मेरे पास पड़ा, मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ। तो पोस्टमैन कुछ दिखता ऐसा होगा जैसे भी आने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हैवी वेट होगा, अगर क्या कहते हैं आप पोस्टमैन यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आपकी मशीन थोड़ी हैवी होगी। अगर किसी की मशीन जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो उसका भी सोल्यूशन है, बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। जो चीज़ें आपको पोस्टमैन दे रही है वही चीज़ें आपको VS कोड भी देगा। पोस्टमैन VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन है पोस्टमैन, ये मैं मोस्टली यूज़ नहीं करता, बट ये आपको वही फील देगी जो आपको चाहिए। यहाँ पे एक्सटेंशन है पोस्टमैन, आप इसको डाउनलोड कर लो, तो आपकी मर्ज़ी है। मेरी रिकमेंडेशन है पोस्टमैन की ऐप अलग से कर, अगर किसी का सिस्टम बर्दाश्त कर रहा है तो अच्छा है, उस पर बनाए, उस पर कलेक्शन सेव वेव रहती हैं। तो अगर किसी ने मतलब कोई नहीं बर्दाश्त कर रहा, VS कोड पे एक्सटेंशन करो पोस्टमैन, आपका अल्लाह सब इन्जॉय। ओके, इसके अलावा एक और थी जो मैं बड़ी यूज़ करता था जब मेरे पास सिस्टम अच्छा नहीं था ना, जब पोस्टमैन की एक्सटेंशन भी नहीं थी। हाँ, ये है ना, इसने बताया ये थंडर क्लाइंट, ये मैं बहुत यूज़ करता था। ये भी वही काम करता है जो पोस्टमैन करता है, तो मैं अब यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ। तो एट दी एंड ये मैंने बहुत यूज़ किया, ये इसका काम भी वही है जो क्या कहते हैं पोस्टमैन करता है, API को टेस्ट करना, ठीक है। तो हम देखते हैं पोस्टमैन हमारा डाउनलोड हुआ, ये भी हो रहा है। ओके, इधर तक आई समझ आई है। तो एक्चुअली मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने बिहाफ पे ये पोस्टमैन, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं एज अ बैक एंड साइड पे भी काम करता हूँ, तो मेरे लिए आसानी होती है। तो इन दी एंड हमारे पास पोस्टमैन की लुक कुछ ऐसी होती है, ये जैसे दिख रहा है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान नहीं लग रहा है ना देखने में, तो कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 2-3 चीज़ें अभी के लिए इनफ है, बाद में आप टाइम के साथ इसको सीखते रहना है सॉफ्टवेयर को चलाना। ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि मुझे भी अभी इसका पूरा इस्तेमाल नहीं पता चला, तो इसका टीम वर्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम टीम्स कोलैबोरेट ऐड करते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपको आनी चाहिए, जो आपको एज अ एप्लीकेशन डेवलपर चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आपको बैक एंड डेवलपर जब कल को कहे तो आपको ये ना पूछना पड़े यार मैंने क्या करना है, ठीक है। जो होती है ना पोस्टमैन उसके